हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ कैविलियर इंडिया पुणे। आज के ये सेशन में हम लोग NDA 2 2024 जो कि 1 सितंबर को हुआ था उसके फिज़िक्स के पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस को डिटेल्ड सॉल्यूशंस में देखने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैथ्स के, बायोलॉजी के, जीके एंड इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस जो है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन उनके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। तो आपको अगर उनमें से भी कुछ देखना है तो आप जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और आप में से अगर कोई भी डिफेंस रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CDS हो, NDA हो, FCAT हो, तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। या फिर जो भी लोग इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप ये वीडियो और चैनल दोनों को शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो NDA 1 एंड CDS 1 जो है 2025 उसके लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 15th of September। ओके, सो 15th of this month वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच। इट इज़ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। सो आपको अगर ये बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। Okay, so what is this question? Two resistors of 5 ohms and 7 ohms are connected in series and the combination is connected in parallel with the resistance of 36 ohms, the equivalent resistance of the combination of the three resistors. Okay, questions बहुत ही easy है। 24-25 questions आए थे हमारे पास physics में and highly scoring. Okay, out of these 24-25 you can easily attempt 21, 22 or 23 questions. Okay, 25 out of 25 भी कर सकते हैं। Okay, so these resistors are 5 ohms and 7 ohms. Okay, so if it is a 5 ohms resistor and then there is a 7 ohms resistor, they are connected in series and the combination is connected in parallel with the resistance of 36 ohms. तो ये अगर parallel में 36 ohms के साथ connection दिया है, so what is the combined resistance? तो ये series में है, so it will be 12 ohms and this 12 ohms is in parallel with 36 ohms. सो दो रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में रहेंगे तो किस तरीके से कनेक्शन होता है? ओके, दिस 12 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 36 48. ओके, इट विल बी 9. सो 9 ohms इज द करेक्ट आंसर. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन. सो व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन इज दिस फिगर शोज two hollow cubes C1 and C2 of negligible mass. Okay, there are two cubes. Okay, C1 is a cube, C2 is a cube, and it is having negligible mass and they are partially depicted by darkened area. मतलब ये जो हमारे पास एरिया है और ये जो एरिया है, this one is I think P1 and this one is P2. Okay, this one is P1 and this one is P2. Okay, sorry, this one is rho 1 and this one is rho 2 and this one is C1 and this one is C2. Okay, C1 and C2 are partially filled with and their densities are rho 1 and rho 2. So what is the relationship between rho 1, rho 2 and rho W? W is like water की density दी हुई है. Okay, थोड़ा सा visible नहीं है तो मैंने यहाँ पे draw कर दिया इसको. तो इसमें density किसकी? You can see here, ये हमारा water का level है. Okay, but ये जो भी liquid है यहाँ पे C1 के अंदर जो liquid है जिसकी density rho 1 दी हुई है वो इसके ऊपर वाले सरफेस पे दिख रहा है. यू कैन सी हियर इसका लेवल ऊपर है. ओके, एंड यहां पे अगर आप देखोगे इस ये वाली जो लिक्विड है ये लोअर लेवल पे है, मतलब सबसे कम डेंसिटी उसकी रहेगी, मतलब रो 2. ओके, एंड देन आफ्टर सबसे ज्यादा डेंसिटी एंड देन वाटर की डेंसिटी हमारे पास रो W है एंड देन यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? रो 1 हो जाएगा एंड रो W. तो यहां पे अगर आप देखोगे सो दिस वन विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा हमारे पास रो 2, रो 1 एंड देन रो W का. सो दिस ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज an astronaut whose weight on earth is 600 Newton experiences weightlessness. Okay, weightlessness अगर वो experience कर रहा है in international space station orbiting around the earth, it means that अगर वो weightlessness experience कर रहा है, okay, so यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द एस्ट्रोनॉट इज 0. ये गलत होगा बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल विल बी देयर. ओके, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द स्पेस स्टेशन फ्लोर ऑन द एस्ट्रोनॉट इज 0. दिस वन इज द करेक्ट आंसर.
ओके, बिकॉज वेटलेसनेस का मतलब ही वो होता है आपके जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, एट दैट टाइम द बॉडी विल फील वेटलेसनेस. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement give characteristics of the contact forces? Contact forces are like ये वो वाले forces है जो आप actual contact से एक दूसरे के ऊपर जाते हैं. ओके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं लाइक ग्रेविटेशनल फोर्सेस, उनमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है, बट दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सो इट अपीयर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विद सम अदर ऑब्जेक्ट. सो दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अच्छा, नीचे चार ऑप्शंस. ओके, सो इट सैटिस्फाइज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑब्वियसली. ओके, इट्स मे अपीयर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड. यस, सॉलिड एंड फ्लूइड के बीच में ये अपीयर कर सकते हैं. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट. 1, 2 एंड 3, ऑल दीज 3 ऑप्शंस आर correct. Okay, so we'll go to the next question. So next question is, which one of the following figure correctly represents the ray diagram? इसमें से कौन सा फिगर है जो करेक्टली कौन से डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे पास रे डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो यू कैन सी हियर, यहां से हमारे पास फोकस से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, ओके, एंड इट इज अगेन फोकसिंग ऑन दिस थिंग. ओके, फोकस से जो रे ऑफ लाइट आती है वो हमारे पास कैसे जाएगी? इट विल गो पैरेलल. ओके, सो दिस वन इज रॉन्ग. ना यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक यहाँ पे 2f से लाइट निकल रही है. एक पर्टिकुलर, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर रे ऑफ लाइट निकल रही है तो वो 3 अलग अलग जगह कैसे मीट हो सकते हैं? ओके, इट शुड मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली. ओके, सो व्हाट अबाउट दिस वन? लास्ट वाला ऑप्शन सही है. यहाँ पे जरा ध्यान से देखोगे, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, ओके, इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर और वो स्ट्रेट निकल के जा रहा है हमारे पास. ओके, बाकी के जो 2 रे ऑफ लाइट है 2 अलग अलग पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहे हैं, बट दे आर पासिंग थ्रू फोकस. अगर वो फोकस के थ्रू पास हो रहे तो दे आर गेटिंग पैरेलल. ओके, एंड दे आर गोइंग टू 2 पर्टिकुलर पॉइंट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस वन. ये भी गलत है हमारे पास. ओके, ये भी गलत है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लाइटनिंग इज ड्यू टू. लाइटनिंग किसकी वजह से होते हैं? ओके, so lightning यहाँ पे क्या है? the flow of charges between the different parts of the cloud. this is wrong. the short circuit, okay, of charges between the upper and lower surface of the cloud. ये हो सकते हैं, पर हम आगे भी देखेंगे. बिकॉज लाइटनिंग का मतलब क्या है? ओके, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वहाँ जहाँ पे भी ब्रेक आता है एक जगह से दूसरे जगह तक, ओके, लाइटनिंग वहाँ से पास होती है. सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, बट विल रीड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऑल्सो. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी एक बार देखेंगे. द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑन द बेस एंड द कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑन द टॉप एंड द इंडक्शन. नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द बल्ब विल ग्लो द मोस्ट. बल्ब इसमें किसमें सबसे ज्यादा ग्लो करेगा? ओके, सो बेसिकली क्या है हमारे पास? जहां पे बल्ब को हमें ग्लो कराना है उसके अबाउट पावर ज्यादा होना चाहिए. ओके, सो हमें यहाँ पे नहीं पता, अगर हम इनके रेजिस्टेंसेस को सेम ही होगा, मतलब सेम ही कंसीडर करना पड़ेगा. ओके, सो अगर मैं पावर की बात करता हूं, ओके, सो पावर विल बी v² डिवाइडेड बाय r. सो पावर हमारे पास डायरेक्टली वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास. ओके, एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखेंगे, ओके, सो दिस वन इज अ वोल्टेज, बट ये वोल्टेज यहाँ पे हाफ हाफ हो रहा है हमारे पास. यहाँ पे आपने 2 सेल लगाए हैं, ओके, वोल्टेज डबल किया, बट अगेन दीज 2 सेल्स आर देयर. यहाँ पे हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे एक सिंगल सेल है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसके ऊपर फॉल कर रहा है. बट यहाँ पे ये जो 2 वोल्ट का हमारे पास वोल्टेज है वो पूरे के पूरे इसके और इसके अबाउट फॉल कर रहा है हमारे पास. तो सबसे ज्यादा हमारे पास पावर यहीं पे और सबसे ज्यादा ब्राइटर यही ग्लो करेगा. ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द correct answer for this question. Okay, so before going to the next question, this is basically Cavalier India पुणे जो है, हम लोग पुणे में we are here from 1993. we are having one of the best results in पुणे. ये सारे के सारे हमारे पास लास्ट ईयर के रिजल्ट्स है. सो आप अगर कोई भी कोर्स जो भी NDA है, CDS है, FCAT है, इन एनी वेज लाइक ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी वेज में अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट और एनरोल कर सकते हैं. ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम may correctly represents the motion of a sky diver during a jump. See, एक sky diver है जो jump कर रहा है, okay,
विद द हेल्प ऑफ अ पैराशूट ऑब्वियसली। तो ऊपर से वो जब जंप करेगा, ऊपर से जब वो जंप करेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी हमारे पास। ओके, एंड आफ्टर दैट जैसे ही वो पैराशूट को खोलेगा, ओपन करेगा पैराशूट को, ओके, पैराशूट को ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जो यहाँ पे रहेगी एकदम से रिड्यूस होगी एंड देन ही विल कम डाउन विद दैट रिड्यूस्ड वेलोसिटी, ओके। सो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बिकॉज यू कैन सी हियर, यहां पे आपकी वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज हो रही है, ओके, यहां पे भी, ओके। सो यू कैन सी हियर, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बिकॉज यहां तक हमारे पास स्पीड इंक्रीज होके गई थी, देन आफ्टर कांस्टेंट हो गया, एंड आफ्टर दैट जैसे ही उसने पैराशूट को ओपन किया, ओके, तो वेलोसिटी सडनली इंक्रीज हुई एंड देन आफ्टर इट विल कम टू जीरो when he will land there, okay। so ये हमारे पास ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे हमारे पास। so we'll go to next question is, okay, which of the following sketches correctly represent a lever of second class, okay। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास, okay, so you can see here fulcrum is given here, load is given here and effect is here। ये हमारे पास सेकेंड क्लास का स्केच है, प्रॉपरली इसने स्केच किया हुआ है, ओके। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम, ओके, आई डोंट नो ये कितना विजिबल होगा, लेट्स सी, ओके। यहाँ पे इट इज ऑफ 100 ohms, okay, let me see, it is of 100 ohms and this is again of 200 ohms, okay, and this one is 300 ohms, okay। let's see, ऊपर वाला 100 ohms है, then after 200 ohms is there and then after 300 ohms is there, okay, and there is a voltmeter here and this current is 2 ampere, okay, this current is 2 ampere। so उसने क्या पूछा है यहाँ पे, उसने ये पूछा है कि वोल्टेज और करंट की रीडिंग क्या होगी। यू कैन सी हियर करंट यहाँ पे दिया हुआ है आई, मतलब टोटल करंट की क्या वैल्यू होगी और वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी, ये वो पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। सो हाउ टू सॉल्व दिस, अगर मैं वोल्टेज निकालूंगा तो आपको पता है 2 एम्पियर का करंट उस पर्टिकुलर रेजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है यहाँ से, ओके, यहाँ से कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का। सो व्हाट विल बी द वोल्टेज, तो वोल्टेज तो हमारे पास आई इंटू आर हम कर सकते हैं, क्या है हमारे पास आई की वैल्यू 2 एम्पियर और वोल्टेज की रेजिस्टेंस कितना है 100, ओके, 100 इज देयर, ओके, लेट्स सी, जस्ट वेट अ सेकेंड। This current is of, let me check, it is 3 ampere, I think this is 3 ampere, just wait a second, okay, yeah, this current is 3 ampere, this one is 100 ohms, this one is 200 ohms and this one is 300 ohms, okay। so voltage will be I into R, I is nothing but 3 and into 100, so it will be 300 volt। सो 300 वोल्ट इज द आंसर, बट यहाँ पे भी 300 वोल्ट है, बट उसने करंट भी पूछा हुआ है हमारे पास, तो करंट भी कैसे निकालेंगे हमारे पास, तो एक करंट तो ऊपर से 3 एम्पियर का आ रहा है, बट यहाँ से कितना करंट आएगा और यहाँ से कितना करंट आएगा, तो सिंस आपने यहाँ पे जो वोल्टेज निकाला है 300 वोल्ट, वो इसके अक्रॉस भी आएगा और इसके अक्रॉस भी आएगा हमारे पास, तो बीच वाले के अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, तो वापस से मैं इसी फॉर्मूले को लगाऊंगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई 200, ओके, सो इट विल बी 1.5 एम्पियर एंड नीचे वाले से करंट कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 300, सो इट विल बी 1 एम्पियर। सो नीचे वाले से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा एंड इट विल बी 5.5 एम्पियर, ओके, इट विल बी 5.5 एम्पियर द टोटल करंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सो a point object is placed at the center of curvature of a spherical concave mirror. Spherical concave mirror. This is your spherical concave mirror and you are placing an object at the center of curvature. तो आपको पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे, ओके। सो हमारे पास जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है वो कहाँ से पास करेगा,
फोकस के थ्रू पास करते हैं एंड यू कैन ड्रॉ अनदर लाइन जो कि यहाँ से अगर मान लो आता है तो इट विल मेक द सेम एंगल, और ये जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा एट द सेम पॉइंट, तो इन्फिनिटी पे तो नहीं बनने वाला, फोकल पॉइंट पे भी नहीं बनने वाला, बिटवीन ये भी नहीं है. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, option B is the correct answer for this question. So we'll see the next question. What is the next question? Which of the following is correct for a person suffering from myopia? If a person suffering from myopia, okay, a person can see nearby objects clearly. This is okay. Myopia मतलब near sight. Near sight मतलब आपको नजदीक की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी. Okay, so this one is your myopia. A person can see the distant object. So these things are wrong. A person cannot distinguish between the color. ये तो बिल्कुल ही गलत है because this will be your color blindness. And the person can neither see near objects. ये फिर ये भी गलत है. Okay, now next one is a vehicle starts from rest on a straight path. Okay, a vehicle starts moving along a straight line. Okay, from rest, and in the first t second it moves with an acceleration of 2 meter per second square. And in the next 10 seconds it moves with an acceleration of 5 meter per second square, and the total distance traveled by the vehicle is 550 meter. The value of t is, see ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. Let's solve this question. Okay, a vehicle is starting from rest. So इसकी initial velocity को हम 0 consider कर सकते हैं. Moves with an acceleration 2 meter per second square, and in next second it moves with an acceleration of from in first t second. Okay, it moves with an acceleration of 2. So यहाँ से पहले t सेकेंड के लिए उसने किस एक्सेलरेशन से मूवमेंट दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूवमेंट दिया है. एंड आफ्टर दिस ओके, इसने वापस अगले 10 सेकेंड में किससे मूवमेंट दिया है? इसने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूवमेंट दिया है. एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 550 मीटर्स. 550 मीटर्स. सो सबसे पहली बात, हमने यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो u तो हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन है, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे. क्या u की वैल्यू 0 है तो s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? हाफ इंटू a की वैल्यू है 2 और t तो निकालना है, तो 2 से 2 कट गया, सो s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर. सो दिस हाफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज बेसिकली टी स्क्वायर. This half distance traveled is basically t square. Okay, so what about the next one? But next one पे जाने के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उसके लिए आपको यहाँ की वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, यहाँ पे नहीं था वेलोसिटी 0. सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी हियर? तो वहाँ पे भी मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अगर करता हूँ ओके फॉर दिस मोशन, सो v इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 2 है और t तो 2t, तो यहाँ की वेलोसिटी 2t हो जाएगी. एंड फॉर दिस मोशन अगेन मैं s की वैल्यू निकालूंगा. यहाँ पे हमें यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता ओके बट a पता है, t पता है, तो क्या मैं यहाँ पे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल सकते हैं? ये सेकंड वाले मोशन के लिए है. तो u की वैल्यू यहाँ 2t है और यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 10 सेकंड का टाइम दिया हुआ है और ये हाफ है, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 5 दी हुई है और t स्क्वायर जो दिया हुआ है 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? s इज इक्वल्स टू 20t प्लस दिस विल बी योर 50 एंड 250. तो ये जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने? 20t प्लस 250. तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 250 इज इक्वल्स टू टोटल यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है अगर हम एक बार चेक करेंगे? 550. सो अगर मैं 550 लिखता है इसको, सो इट विल बी t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं इस वाले टर्म को स्प्लिट करूंगा, सो इट विल बी, दो टर्म हमें ऐसे निकालना है जिनका एडिशन 20 आए और मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए? माइनस 300 आ जाए. ओके, दीज आर इजी थिंग्स. सो प्लस 30t माइनस 10. ओके, सो ऐड करने से 20t आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से माइनस 300 आ रहा है. ओके, सो इट विल बी माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0. सो इफ यू विल टेक t कॉमन आउट ऑफ इट, t प्लस 30, ये कुछ भी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं हम इसको. ओके, एंड इट विल बी t प्लस 30 बनाने के लिए यहाँ पे मुझे माइनस 10 करना पड़ेगा. ओके, सो t इज इक्वल्स टू 10 एंड माइनस 30. सो माइनस 30 तो नहीं हो सकता, 10 इज द आंसर. 10 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज करेक्ट.
ओके, सो 10 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप आप लोगों को यहां तक क्वेश्चंस में कोई भी ये नहीं है. वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर. ओके, नाउ अ pumpkin weighs 7.5 Newton on submerging it completely in water. 3/4 liters of water gets displaced. Okay, the acceleration due to gravity is 10. So which one of the following is the correct value for density? So अगर आपने इस water के अंदर pumpkin को रखा है, so pumpkin का जो weight है डाउन साइड में बाहर की तरफ कितना है हमारे पास 7.5 न्यूटन. ये वेट है, आप जरा ध्यान देंगे. ओके, दिस इज नथिंग बट mg दिया हुआ है और उसने डेंसिटी पूछा है. आप देखेंगे यहाँ पे डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, क्या डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम नहीं होता? डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, बट वॉल्यूम हम कहां से निकालेंगे? जब ये पंपकिन अंदर गया है, ओके, जब ये पंपकिन अंदर गया है हमारे पास, सो यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां पे ये थोड़ा सा लिक्विड इतना डिस्प्लेस होके आ रहा है. ओके, तो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं एक दूसरा कलर लेता हूं. ये इतना लिक्विड क्या आ रहा है? डिस्प्लेस होके आ रहा है. तो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ये आपके इसके वॉल्यूम के ही इक्वल है हमारे पास. ओके, तो मास की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? मास विल बी 7.5 न्यूटन है, mg है. ये क्या है? ये mg है. तो मुझे मास निकालना है, तो मुझे इसको ग्रेविटी से डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइडेड विद 10. एंड वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग इज 3/4 लीटर. दिस विल बी द वॉल्यूम. बट प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे लीटर में गिवन है, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर क्यूब्स. ओके, सो मीटर क्यूब में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 10⁻⁻3. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इट विल बी 7.5 डिवाइडेड बाई 10. ओके, इट विल बी 4/3 एंड 10⁻⁻3. यू कैन सी हियर 10⁻⁻3 3 के साथ से, तो वो 3 के साथ जाएगा, तो 3 तो नीचे ही है, तो ऊपर जाके 10⁻+3 हो जाएगा. ये 3 से 2.5 कैंसिल हो रहा है, ये 4 से 2.5 कैंसिल हो रहा है, ये 2.5 से 2.5 कैंसिल हो रहा है. इट विल बी 10⁻3. डेंसिटी निकाल रहे थे kg/m³. एक के पे 3 जीरोस है यहाँ पे, वहां 4 जीरोस है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर जस्ट वेट अ सेकेंड. For this question, we'll go to next question. What is the next question? There is an incandescent electrical bulb convert 20% of its power consumption into light. एक बल्ब है, वो जितना पावर ले रहा है उसका 20% लाइट में कन्वर्ट कर दे रहा है. एंड द रिमेनिंग पावर इज डिसिपेटेड एज हीट. बाकी हीट में जा रहा है. ओके, सो द बल्ब्स फिलामेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ohms and a current of 2 ampere is flowing through it. Okay, if the bulb remains on for 10 hours and the rate of electricity is 5 rupees per unit. एक यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी की होती है, इट इज इन किलोवाट आवर्स. बेसिकली हमें यहाँ पे पावर कंजम्पशन निकालना है. ओके, सो द फॉलोइंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग लाइट. ओके, लाइट के ऊपर कितना प्रोड्यूस किया गया, हम पहले तो टोटल निकालेंगे. व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या दिया हुआ हमारे पास, आपको पता है पावर इज टू V × I, बट वोल्टेज दिया है क्या? नहीं दिया, R दिया हुआ है. तो क्या मैं इसको I² R भी लिख सकते हैं क्या? जरा निकालेंगे. I की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? 2. तो 2 2 4 एंड R की वैल्यू दी हुई है 200. सो 200 × 4, 800 वॉट इज द टोटल पावर. ओके, नाउ आफ्टर दिस अगर मैं एनर्जी कंजम्पशन की वैल्यू देखूंगा, बिकॉज यू आर यूजिंग इट फॉर 10 आवर्स. ओके, सो 10 आवर्स की अगर हम बात करेंगे, तो एनर्जी कंजम्पशन कितना हो जाएगा? पावर इंटू दिस थिंग. सो दिस इज 800 वॉट into 10 hours. डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इट विल बी इन वॉट आवर्स. सो इट विल बी 8000. ओके, ऑन फॉर 10 आवर्स. ओके, सो वॉट आवर्स आ जाएगा हमारे पास. ओके, इट विल बी इन वॉट आवर्स आ जाएगा. ओके, सो इट इज नथिंग बट 8 किलोवाट आवर्स. ओके, सो 8 यूनिट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन. बट उसने लास्ट में जरा यहां ध्यान से देखेंगे, लाइट के ऊपर का पैसा पूछा उसने, तो लाइट इसमें से ओनली कितना जा रहा है? 20%. सो व्हाट इज द 20% ऑफ 8? तो 20% ऑफ 8 कितना आ जाएगा? 0.8. इट विल बी 1.6 किलोवाट आवर्स. और अगर ये 1.6 किलोवाट आवर्स है, तो टोटल कितना एनर्जी जाएगा? 5. सो टोटल मनी स्पेंड कितना हो जाएगा हमारे पास? ओके, सो ₹5 इंटू 1.6. ओके, सो इट विल बी ₹8.
सो 8 रुपए का जो खर्चा है ये खाली लाइट के ऊपर जा रहा है। और अगर टोटल पूछा होता तो 8 किलोवाट आवर्स इंटू 5, टोटल 40 रुपए, बट बाकी हीट में गया, लाइट में कितना गया हमारे पास, 8 रुपए। ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट? Heat is nothing but a form of energy only. Let's see. The transformation of energy from one form to another form. नहीं. Okay. The conversion of energy into mass. नहीं, बिल्कुल नहीं. Okay. So ये देखो, आपके पास यूपीएससी के जो पेपर्स है CDS या NDA के ना, बहुत सारे ऑप्शंस आप वैसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो अगर आपने एक दो ऑप्शन नेग्लेक्ट कर दिया तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं. नाउ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी due to temperature difference. Yes, exactly. Heat is nothing but a form of energy. It goes from one object to another object if there is a temperature difference. अगर temperature difference रहेगा तो heat flow करेगा from a higher temperature body to lower temperature body. So this one is the correct answer. Okay, we'll go to next question. Next question, the mass of two planets are in the ratio. Okay, ठीक है, ये एक planet और ये एक planet है, इनका mass 1:7 के ratio में है and the diameters 2:1 के ratio में है. And what is the फोर्सेस का रेशियो? तो फोर्सेस का जो रेशियो होता है, ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा ये उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा. ओके, जैसे मान लो, ओके, ये हमारे पास एक पेन है, अर्थ इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है ये पेन भी अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है. वो बात अलग है, इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा बिकॉज अर्थ का फोर्स, ओके, ये इसका मास बहुत ही कम है. तो यहाँ पे ये फोर्सेस के रेशियो तो 1:1 ही रहेंगे ना. इसका मासेस का रेशियो कुछ भी रहने दो, डायामीटर का रेशियो कुछ भी रहने दो, फोर्सेस तो इक्वल एंड अपोजिट ही होंगे. सो आंसर विल बी 1:1. विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कार वेट्स 1000 kg is moving with a uniform velocity of 72 km per hour, okay, towards a straight road, and the driver suddenly applies brakes and the car stops in 0.2 second. एक कार जा रही है, उस कार का मास दिया हुआ है और कार की वेलोसिटी दी हुई है. आपने वेलोसिटी उसके ऊपर ब्रेक लगाया और कार को रोक दिया कितने समय में? 0.2 सेकेंड में रोक दिया. और ये उसकी वेलोसिटी दी हुई है. रोक दिया मतलब क्या? उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. अभी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? तो इनिशियल वेलोसिटी थी 72 किलोमीटर्स पर आवर और फाइनल वेलोसिटी आपने क्या कर दिया? 0 किलोमीटर पर आवर, या फिर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज दिस इज गिवन इज 0.2 सेकंड्स. सो अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बी 72 इंटू 5/18, इट विल बी 20 मीटर्स पर सेकंड. ओके, 18 4 yes. So 20 meter per second is the initial velocity, final velocity is 0 and time is this one. So what is the force? अच्छा, force, retarding force. तो retarding force is nothing but mass into acceleration only. यहाँ पे retarding है तो mass into retarding this thing. But वो पहले अपने को निकालना पड़ेगा. So what is that acceleration? So acceleration is again v is equals to u plus at. v तो 0 है हमारे पास, u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.2 सेकेंड्स. सो व्हाट इज द a की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 0.2 नेगेटिव में बिकॉज इट्स अ रिटार्डिंग. ओके, सो इट्स 100. ओके, माइनस 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ऑल ऑफ देम आर सेम ओनली. ओके, सो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज गिवन 1000 kg and acceleration is given as 100. Okay, so 100 kilonewton is your answer. 100 kilonewton is the answer. Okay, so this one will be your correct answer for this question. Okay, we'll see next question. Okay, there is a ball of mass 320 grams and it has 625 joules of potential energy. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कब रहता है बच्चे? जब आप एक सर्टेन हाइट पे चीज़ों को रखेंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन इट विल पॉजेस सम एनर्जी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, जो कि यहाँ कितना दिया हुआ है? 625 जूल्स दिया हुआ है. तो 625 जूल्स को अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक एक हाइट है, बिकॉज हाइट नहीं गिवन है तो वही हमें निकालना है. यहाँ की वेलोसिटी बतानी है. ओके, किस स्पीड से? तो यहाँ की वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी. ओके, बट हाइट तो पता चले पहले. तो यहाँ की एनर्जी दी हुई है. सो व्हाट इज दैट एनर्जी? एनर्जी विल बी mgh. ओके, सो कितना है हमारे पास? 625 जूल्स. मास की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? 320 ग्राम्स है, तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे. जी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? सो जी की वैल्यू नहीं दिया है, 10 कंसिडर कर लेते हैं. एच की वैल्यू, सो एच इज नथिंग बट 625 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10⁻³ इंटू 10. सो इफ यू विल कंसिडर यहाँ 10 से -2 हो जाएगा, ये ऊपर जाके +2 हो जाएंगे. ओके,
क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऊपर जाकर के ये +2 हो जाएंगे. सो अभी हम इसको ऐसे ही कंसिडर करते हैं 625 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10⁻², बिकॉज अभी फाइनल कैलकुलेशन बाकी है. यहाँ की जो वेलोसिटी आती है इट विल बी √2gh. ओके, √2gh. सो दिस वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला √2 की एंड g इज 10 एंड h इज नथिंग बट 625 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10⁻². ओके, सो यस, सो 2 से ये 16 आ जाएगा हमारे पास. ओके, दिस वन इज योर मास. ओके, 320. यहाँ पे एक जीरो कुछ तो भी मिसिंग है. या यहाँ पे ये 320 था, दिस वन वाज 320. ओके, तो यहाँ पे एक और जीरो था, तो वो जीरो भी अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगा सो इट विल बी एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा और ये 16 रह जाएगा. मतलब आंसर क्या आ रहा है आपका 625 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻². अगर इसका रूट में निकालता हूँ 10⁻² बाहर आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा बाहर 4, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25, बिकॉज 25 का होल स्क्वायर 625. सो 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250. 250 डिवाइडेड बाई 4 विल बी योर आंसर. 62.4 इज योर आंसर. 62.5 इज योर आंसर मीटर पर सेकेंड. ओके, 4. थैंक्स. सो नेक्स्ट वन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन you can see this is our classroom. Okay, this is our, it's completely digital classroom is there. Okay, faculties are all experienced faculties, 10 years 14 years experience. All of them have qualified their CDS and NDA papers. Okay, सबने multiple SSBs दे रखे हैं. So again आप अगर next जो NDA 1 का जो पेपर है या CDS 1 के जो पेपर है 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं. ओके, so you can enroll for online or as well as offline classes. Okay, both of them is available. Okay, you can check the link also, और description आप एक बार चेक कर सकते हैं या फिर given contact details पे भी आप contact कर सकते हैं. Okay, so we'll go to next question. Next question is starting from rest a vehicle accelerates at a rate of 2 meter per second square. Okay, ठीक है, towards east. ठीक है, एक अगर vehicle starting from rest, okay, ठीक है. सो यहाँ से अगर व्हीकल गया है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड फॉर 10 सेकेंड एंड देन स्टॉप्स, यहाँ पे रुका एंड इट देन एक्सेलरेट अगेन एट अ रेट ऑफ 4√2. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, towards south and then again comes to rest. So what is the net displacement? Displacement ये होता है shortest path, but आपको ये वाला path और ये वाला path निकालना पड़ेगा. Okay, so let's find out ये वाला path कितना होगा. So s is equals to ut plus half at² लिख सकते हैं इसको. एक्सेलरेशन है हमारे पास, टाइम है, u की वैल्यू 0 है, तो ut plus half at² अगर लिखेंगे so u की वैल्यू 0, हाफ एक्सेलरेशन इज 2 एंड t² इज 100. सो 2 से ये हो जाएगा 50, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 मीटर्स. सो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर्स इज देयर. ओके, एंड देन व्हाट अबाउट दिस वन, सेम फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at². ओके, ut, u की वैल्यू यहाँ भी 0 दी हुई है बिकॉज इट स्टॉप सडनली, वहाँ पे वापस से रुका हुआ था वो, तो u की वैल्यू यहाँ भी 0 दी हुई है. हाफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4√2 और t² की वैल्यू है 100. सो इट विल बी 200√2. ओके, सो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस हियर. यहाँ पे क्या दिया हुआ है 100, सो 100 का होल स्क्वायर एंड प्लस 200√2 होल स्क्वायर इज देयर. सो इट विल बी एक के ऊपर 4 जीरोस और यहाँ पे 2 से 4 ये 8 आ जाएगा और 2 जीरो और 2 और जीरो, तो कितने हो जाएंगे ये हमारे पास 9 और फिर 1 2 3 और 4 जीरो. तो इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ 3 और 2 जीरो, so 300 इज योर करेक्ट आंसर. 300, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. What is this question? Which one of the following is the correct focal length for the combination of lenses of power 2.5 diopters and -2 diopters? So power अगर आपने combine किया हो it will be nothing but P1 plus P2. तो ये हमारे पास 2.5 diopter है और ये -2 diopters है, तो इनकी वैल्यू जो हो जाएगी it will be 0.5 diopter. बट उसने कंबाइन क्या पूछा है फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास 1/p. सो इट विल बी 1/0.5, इट विल बी 10, इट विल बी 2 मीटर्स. प्लस में, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में इट विल बी 2 मीटर्स इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
next question is AC, main domestic supply current in India changes direction in every, okay, this is a very good question. यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे, गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. आपको पता है इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है. बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से टाइम निकाला होगा, 1/50 सेकेंड इज द आंसर. बट यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखो, इट चेंजेस डायरेक्शन इन एवरी. आपको पता है एक चक्कर लेने के लिए वो एक बार, दो बार डायरेक्शन, पॉजिटिव से देन नेगेटिव एंड देन नेगेटिव से वापस पॉजिटिव आते हैं. ओके, सो इफ इट इज गिवन एज 50 हर्ट्ज, ओके, तो उसमें उसने दो बार डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है. सो हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड जो होगा 1/50 की जगह क्या आएगा, 1/100 सेकेंड. ओके, 1/100 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो चेंजेस डायरेक्शन की बात करें, अगर खाली टाइम पीरियड बोला होता, ओके, सो हम किसको टिक करते, 1/50 सेकेंड को टिक करते. विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द 4 केसेस ट्रांसफर ऑफ हीट टेकिंग प्लेस. आइस इज मेल्टिंग इन ग्लास फुल ऑफ वाटर, ठीक है. वाटर इज बॉइलिंग, a metal rod is heated, a cup of coffee is allowed to cool down. In which of the following Newton's law, अच्छा, Newton's laws of cooling is applicable. Newton's laws of cooling किसमें applicable है? Okay, so Newton's law of cooling, something is cooling down. Okay, so यहाँ पे आप देखो जरा ध्यान से, ice is melting. ice अगर melt कर रहा है, ओके, उसका टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीज कर रहा है. ओके, वाटर इज बॉइलिंग, अगेन टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, मेटल रॉड, तो ये हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते. ओनली दिस वन इज द कप ऑफ कॉफी इज अलाउड टू कूल डाउन. वो गर्म है, वहां से थोड़ा थोड़ा वो ठंडा हो रहा है, हीट इज बेसिकली फ्लोइंग आउट. सो यहाँ पे ओनली ऑप्शन दिस वन, बी इज करेक्ट, 4 ओनली. ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके दिस वन एंड ओके, सो दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन. Okay, so a figure given below shows the direction of two forces P and Q acting on a skydiver. Okay, P is acting in the downward direction, Q is acting in the upward direction. We'll see. Force P is caused by the gravity, ठीक है. Force Q is caused by the friction. Okay, force Q is caused by friction. हम आगे के ऑप्शंस भी पढ़ेंगे, एक बार आगे के ऑप्शंस भी देखते हैं. ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है. ओके, व्हेन द फोर्स इज बिगर देन, फोर्स P इज बिगर देन फोर्स Q, द स्पीड ऑफ द स्काई ड्राइवर रिमेन्स द सेम. नहीं, अगर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा रहेगा तो वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट नहीं करेगा. इफ डाउनवर्ड फोर्स इज मोर, ओके, तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए. तो ये ऑप्शंस तो गलत हो गए. आफ्टर द पैराशूट ओपन, ठीक है, पैराशूट ओपन करने के बाद फोर्स P रिमेन्स द सेम वाइल फोर्स Q इंक्रीजेस. यस, जो भी फोर्स हो P और Q का, जैसे ही आप पैराशूट खोलोगे P तो सेम ही रहेगा, वो तो ग्रेविटी काम कर रहा है, mg काम कर रहा है, वो तो रहेगा ही रहेगा. बट Q जो है, ज्यादा अपोजिंग फोर्स लगने लगा, सो Q की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. यही ऑप्शन सही है, पर फिर भी डी पढ़ लेते हैं. आफ्टर द पैराशूट ओपन P डिक्रीजेस, P डिक्रीज नहीं करेगा बच्चे. ओके, सो दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग. ओके, सो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन थे. ओके, ठीक है. सो फिजिक्स के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चंस थे एनडीए में. आप अगेन डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो. इसके ऊपर आपको डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले, ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट इसके ऊपर अपलोडेड है. ओके, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं. सारे के सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, PYQs, एवरीथिंग इज अपलोडेड देयर. एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फॉर द ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन, ओके, देन डेफिनेटली आप पुणे में आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस. ओके, थैंक यू सो मच.